नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश विकास पर्व कितना गर्व में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को लेकर सरकार के दावों पर। मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा संविदा की वैसाखी पर चल रही है। हालात ये हैं कि हमारा एक भी विश्वविद्यालय NRIF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के टॉप 100 में नहीं है। सभी 13 विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों की भारी कमी का नुकसान NAC की ग्रेडिंग में हुआ है। प्रदेश में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के कुल 1213 स्वीकृत पदों में से 398 ही भर पाए हैं। 70% यानी 815 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। ऐसे में सरकार विकास पर्व के दौरान 10 नए महाविद्यालय खोलने का झुनझुना बजा रही है। प्रदेश में उच्च शिक्षा की स्थिति में बहुत धीमा सुधार हुआ है। हालात ये हैं कि 52 में से 39 जिले ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं। जिलों की शैक्षिक स्थिति का आकलन ग्रास एनरोलमेंट रेशो, GER प्रति कॉलेज, औसत एनरोलमेंट, कॉलेज जनसंख्या अनुपात आदि पैमानों के आधार पर होता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण GER है जो मध्य प्रदेश में अब भी लगभग 23% है। हालात यूं ही रहे तो कुछ सालों बाद मध्य प्रदेश सरकार कॉलेजों का संचालन नहीं करेगी, बल्कि केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मंजूरी और कॉलेजों को मान्यता देने का काम करेगी। इसे लेकर स्वदेश न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी दिखा रहा है और इसे लेकर कई सवाल भी खड़े कर रहा है। तो ऐसे में कई सवाल हैं कि उच्च शिक्षा को लेकर जो सरकार के दावे हैं वो जमीन पर साबित क्यों नहीं होते। जमीन पर क्यों स्थिति उलट होती है, क्योंकि 52 में से 39 जिले ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं। NAC इन बातों को परखता ही आपको बताते हैं क्या कुछ आंकड़े कहते हैं। और NAC की जो लिस्ट में गिरावट आई है वो भी एक गंभीर सवाल है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल आंकड़े जारी करता है और हायर एजुकेशन को लेकर आंकड़े होते हैं। कॉलेजों में सुविधाएं कितनी हैं, इसे लेकर मुख्यतः एक पैमाना मापा जाता है और इसे लेकर भी रैंकिंग दी जाती है। कितने रेगुलर टीचर हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण कहें कि एक पैमाना है कि कितने रेगुलर टीचर आपके कॉलेज में हैं, विश्वविद्यालय में हैं। टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, इससे लेकर भी NAC आंकड़े जारी करता है, यानी टीचर कितना क्वालिफाइड है और उसको लेकर भी रेगुलर क्लासेस लगती हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा पैमाना होता है। क्योंकि जहां पर रेगुलर क्लासेस लगती हैं वहां माना जाता है कि बच्चे लगातार स्टडी कर रहे हैं। रिसर्च वर्क होता है या नहीं, जो कि प्रैक्टिकली तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। रिसर्च वर्क को लेकर भी तमाम सवाल हैं। प्लेसमेंट होता है या नहीं, इससे लेकर भी कई बातें सामने आती हैं, क्योंकि तमाम जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में डिग्री लेते हैं, लेकिन प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। इन गतिविधियों को NAC मूल्यांकन के दौरान परखता है और यही गतिविधियों के चलते माना जाता है कि कितना स्तर बेहतर हुआ है। और इन बातों को लेकर ही जो आंकड़े हैं वो जारी होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश NAC के इन आंकड़ों में पिछड़ता जा रहा है। इसी लेकर तमाम सवाल हैं कि आखिर सरकार जो दावे कर रही है वो क्यों जमीन पर उलट साबित होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से NAC ये दावे करता है, NAC की जो रैंकिंग आती है, कॉलेजों में सुविधाएं कितनी हैं, कॉलेज में जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कॉलेज की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चलती हैं नहीं चलती हैं, इसे लेकर तमाम बातें सामने आती हैं। लेकिन प्रदेश के जो कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पर लगातार क्लासेस नहीं चल रही, प्रोफेसर समय पर नहीं आ रहे हैं और भी बिल्डिंग को लेकर भी तमाम छात्रों ने सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो सवाल खड़े करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के उन दावों पर जो कि इस चुनावी साल में विकास पर्व के दौरान दावे किए जा रहे हैं। और तमाम इंस्टीट्यूट खोलने का हवाला दिया गया है, लेकिन जमीन पर जो स्थिति है काफी बदहाल है और उच्च शिक्षा को लेकर छात्रों के मन में भी कई सवाल हैं। तो प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 100 में नहीं है। प्रदेश का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 23% से 23% है। देश का 27.8% है, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में भी कमी आई है। प्राध्यापक के 1213 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 398 ही भर पाए हैं। और इसके अलावा पिछले साल UG में 10,30,633 सीटें घोषित की गई थी। मात्र 4.75 लाख विद्यार्थियों ने ही एडमिशन लिया। तो सवाल एक ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से जो दावे किए जाते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजों की ओर रुख करते हैं? क्यों तमाम सुविधाओं के दावों के बाद भी छात्र यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं?
और इसी खबर पर आज चर्चा करेंगे। इसी मामले पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ प्रदेश समन्वयक एनएसयूआई से रवि परमार जुड़ गए हैं। आगे हमारे साथ प्रदेश मंत्री एबीवीपी आयुष पाराशर भी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल रवि, आपसे सवाल कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार विकास पर्व मना रही है, तमाम सवाल हैं, तमाम दावे सरकार के हैं कि जो उच्च शिक्षा है बेहतर हुई है और विकास पर्व को लेकर तमाम दावे हो रहे हैं। इसे लेकर आपका क्या कहना है? आप भी छात्र नेता हैं और छात्रों की क्या स्थिति आप मध्य प्रदेश में देखते हैं? रवि हेलो जी, आवाज सुन पा रहे हैं रवि? देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की हालत लचर हो चुकी है पूरे तरीके से। और मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन शिवराज सिंह की सरकार, भाजपा सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश की आज शिक्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश की शिक्षा की में आप देखिएगा, मध्य प्रदेश में नए नए घोटाले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 4 सालों से नर्सिंग छात्र छात्राओं की परीक्षा नहीं हुई। आज नर्सिंग छात्र छात्राएं अपनी परीक्षा की मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे। यही इंदौर में पिछले कुछ दिनों पहले व्यापम में जो पटवारी भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, उसको लेकर सड़क पर उतरे थे। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं। मध्य प्रदेश में आप कॉलेजों की बात करो, कॉलेजों में फैकल्टी नहीं है। आप स्कूलों की बात करो, ये बोलते हैं सीएम राइट स्कूल बनाएंगे, तो क्या मतलब इतने टाइम से स्कूल नहीं थे क्या? सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि सरकारी स्कूलों में ना सुविधा है ना स्टाफ है। तो आज वो छात्र प्राइवेट स्कूल की तरफ भागता है। आज मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्र एडमिशन नहीं लेता, सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये तो हमारे मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमें मुख्यमंत्री मिले जो 20 साल से सिर्फ हमारे बच्चों के मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ बात करते हैं लाडली भांजियों की, एक तरफ बात करते हैं मेधावी छात्राओं की, लेकिन उनकी लाडली भांजी और उनको सब चुनाव के समय याद आता है शिवराज जी को। और हाँ जी, तो यहाँ इस ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो उसका जो एक ढैया है पूरी तरह ढह चुका है। यहाँ मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमारे शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए थी वो शिवराज जी ने बिल्कुल खत्म कर दी। मध्य प्रदेश में वो बात करते हैं शिक्षा की और यहाँ होते हैं घोटाले। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा विभाग है शिक्षा का जहाँ घोटाला नहीं हुआ? आप तकनीकी शिक्षा में देख लीजिए, एक मात्र आरजीपी विश्वविद्यालय, लेकिन वहाँ पे घोटालों की झड़ी लगी हुई है। यही मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र मेडिकल विश्वविद्यालय, यहाँ पे सबसे बड़ा घोटाला नर्सिंग घोटाला हुआ है। आज इन घोटालों की वजह से मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्रा का भविष्य अधर है। आज 2020 में एडमिशन लिया नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने, इनकी पिछले 3 सालों से परीक्षा नहीं हुई। आज ये छात्र छात्राएं अपनी परीक्षा की मांग कर रहे हैं। यहाँ किसकी गलती है? यहाँ सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। यह सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि सरकार अपने विभाग में, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग जी, उनके विभाग में घोटाला हुआ और उनके विभाग में घोटाला होने के बावजूद वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो देश दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो घोटाले हो रहे हैं उनके विभाग में नर्सिंग घोटाला हुआ, एमबीबीएस की उसमें घोटाला हुआ, मेडिकल कॉलेजों में घोटाले हुए, लेकिन उस संबंध में कोई बात नहीं की जा रही। सिर्फ बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में देश दुनिया की बातें हो रही हैं। और ठीक है रवि, आपके तमाम सवाल हैं, आप उच्च शिक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रदेश मंत्री आयुष पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा आगे करेंगे। आयुष, जिस तरीके से तमाम दावे सरकार कर रही है, आप भी छात्र नेता हैं, जो सरकार के दावे हैं, जिस तरीके से हमने ग्राउंड जीरो से कई रिपोर्ट दिखाई हैं, उनमें सामने आया है कि कई स्कूलों, कई विश्वविद्यालयों की, कई कॉलेजों की जो हालत है वो खस्ता है और दावों से उलट है। कई जगह स्टाफ की कमी है, कई जगह व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं प्रदेश में और क्या कुछ कहेंगे? साथ में एनएसयूआई से जो हमारे साथ रवि जी जुड़े हुए हैं, उनके सवालों पर भी प्रतिक्रिया दीजिए। आयुष जी, निश्चित रूप से उनके सवालों की प्रतिक्रिया तो मैं देना अभी औचित्य नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो एक तरीके से सियासी बात कर रहे हैं। ये एक लंबे समय से छात्र नेता रहे हैं। तो जब आप इतनी इनने परेशानियां गिनाई तो आप इनसे ये भी पूछिए इन परेशानियों का उन्होंने करा क्या। आप जिन विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती की बात कर रहे हैं, आप नेक की ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं, आप एनआईआरएफ की रैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो ये मुद्दे किसके हैं? ये मुद्दे जो उठाए हैं ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उठाए। हमारे अधिवेशनों में जाके, हमारे खुले मंच पे शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पे जो भाषण होते हैं, ये विद्यार्थी परिषद के ही मामले हैं जो आज सब सामने आ रहे हैं।
तो आयुष, आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से आपने मुद्दे उठाए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार नाकाम रही है, उसी के चलते आपको भी आगे आना पड़ा? देखिए, समझिए मेरी बात। हाँ। क्या छात्र सरकार कुछ करेगी तो उसके बदौलत काम करेगा? हाँ। आज विश्वविद्यालय सुदृढ़ीकरण के लिए छात्र नेता भी आइए आज साथ मिलकर सड़कों पे लड़ाई लड़ते हैं इस भाजपा सरकार के खिलाफ। जब आप ठीक है रवि जी, हम आएंगे एक एक करके आपके पास भी आऊंगा। इनके खुले ये बीच से बोलेंगे तो सही नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल हम एक एक करके चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि सार्थक चर्चा हो और गंभीरता से इस मुद्दे पर, क्योंकि कई दर्शक देख रहे हैं लगातार इशू को काफी। जी, दर्शक निश्चित रूप से जानते हैं कि कौन छात्र हित में विश्वविद्यालयों में लड़ाई लड़ता है और कौन सा छात्र नेता एयरपोर्ट पे, स्टेशनों पे झंडे देके राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाता है। हाँ। ये सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनएसयूआई का चाल चरित्र सबको पता है। ठीक है, देखिए मैं चाहूंगा इस पर सियासी विषय से ज्यादा इस पर जो गंभीरता है उस तरीके से सवाल जवाब हो। आयुष, जो मुद्दे हैं, ये जो मुद्दे हैं, परमानेंट प्रिंसिपल का मुद्दा किसने उठाया? आप बताइए ना। क्या ये बात कर रहे हैं इसकी? परमानेंट प्रिंसिपल का मुद्दा विद्यार्थी परिषद ने उठाया। डेप्यूटेशन का मुद्दा किसने उठाया? ये डेप्यूटेशन पे जो मूल संस्था से डेप्यूटेशन पे अपने कर्मचारी इधर उधर भिन्न भिन्न संस्थाओं में जाते हैं, उनका मुद्दा किसका है? ये विद्यार्थी परिषद का मुद्दा है। आयुष, लेकिन एक बात मैं चाहूंगा कि उसका जिक्र भी आप कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारा जो खासकर ये पूरी डिबेट शो है, इस पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, सरकार ने कई दावे किए हैं कि उच्च शिक्षा में महारत हासिल कर ली है और प्रदेश में आगे जो विद्यार्थी हैं, छात्र भविष्य काफी सुनहरा है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी स्थिति है कि जो छात्र हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं अन्य राज्यों में, खासकर देश की राजधानी जैसे बड़े महानगरों में जाते हैं पढ़ाई करने, क्योंकि उनको यहाँ पर वो शिक्षा नहीं मिल रही है। प्रैक्टिकल जो रिसर्च होनी चाहिए या तमाम चीजें होनी चाहिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे लेकर सवाल है, आप भी छात्र नेता हैं, तो क्या वाकई में प्रदेश की स्थिति इतनी खराब है कि आपको भी लगातार मांगे उठानी पड़ी है? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते अपन की प्रदेश की स्थिति खराब है। और प्रदेशों के मुकाबले निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण के लिए काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। हाँ। ये मध्य प्रदेश एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, आज हम साथ में कर रहे हैं। आज एनएसयूआई को इस बात से दिक्कत है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मध्य प्रदेश में लागू कैसे हो गई। जो इनने 70 साल में जो शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त करी, बाबर, अकबर, हुमायूं, इनके पूर्वजों को महान बताया, महाराणा प्रताप, बाल गंगाधर तिलक जैसे, शिवाजी जैसे महापुरुषों को इनने जिक्र ही नहीं करा अपनी शिक्षा व्यवस्था में। आज जब उनका नाम आ रहा है, जब हम महाराणा प्रताप को महान बता रहे हैं, जब आज हम स्वराज, महाराणा प्रताप महान थे, हम नहीं मना कर रहे हैं उसके लिए आपको, हम नहीं रोक रहे हैं आपको। ये वही लोग हैं जो आज रवि परमार जी आपके समक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बताइए कि भोपाल का इतिहास, ये भोपाल का इतिहास राजा भोज का इतिहास है कि हामिदुल्ला का इतिहास है? आज हमीदिया चलेगा या राजा भोज के नाम पे शहर चलेगा? अब देखिए, नाम की राजनीति पर मैं चाहूंगा इस पर ना पड़े हम, क्योंकि इसको लेकर एक लंबी बहस है, लंबी चर्चा है। आयुष जी, मेरा आपसे भी जो सवाल है मैं चाहूंगा उस पर उत्तर दीजिए। ठीक है रवि जी, मैं आपको आऊंगा आपके पास। का प्रयास कर रहे हैं आयुष जी, मेरे मित्र, आप आयुष मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से सवाल है इस पर अगर सवाल जवाब हो तो काफी बेहतर रहेगा। आयुष जी, जिस तरीके से जो सवाल है मुख्यतः, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जो वाकई में गंभीरता के साथ इसे देखते हैं और तमाम उनके साथ परेशानियां होती हैं, वहां पर चर्चा हम करें तो बेहतर होगा। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। जो अपने इतिहास का गौरव है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से छात्रों तक पहुंच रहा है, इसलिए एनएसयूआई को दिक्कत हो रही है। आज एनएसयूआई अब वो एनएसयूआई नहीं रही, अब ये एनएसयूआई कन्हैया कुमार, भारत के टुकड़े के जिसने नारे लगाए थे शिक्षा संस्थानों में, ये एनएसयूआई वाले क्या बात करेंगे हमसे? ठीक है, मैं प्रतिक्रिया लेता हूँ। ठीक है आयुष, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। रवि जी, क्या कुछ आप कहेंगे? प्रतिक्रिया दीजिए और तमाम जो कहें कि हमने जिस तरीके से इस डिबेट शो को आयोजित किया है, तमाम ऐसे सवाल हैं कि बुनियादी स्तर पर जो विश्वविद्यालय हैं, जो जिला स्तर पर कहें कि तहसील स्तर पर जो कॉलेजेस है, वहाँ ऐसी सुविधा नहीं है। इसे लेकर एनएसयूआई क्या करेगी? क्योंकि छात्र संगठन है आप भी और छात्रों की आवाज बुलंद करते आए हैं, तो आपने तमाम मुद्दे क्यों नहीं उठाए जैसे कि आयुष जी जिक्र कर रहे हैं? देखिए, हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं छात्रों के, वो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हो या छात्रों की समस्या से जुड़ा हो, हम लगातार मुद्दे उठाते आ रहे हैं। और मेरे मित्र बात कर रहे थे कन्हैया कुमार जी की, तो कन्हैया कुमार जी प्रखर वक्ता है और पूरे देश में छात्र नेता के नाम से जाने जाते। इनकी सरकार ने जिस तरह से झूठ और भ्रम फैलाया है, जो गोदी मीडिया ने झूठ और भ्रम फैलाया, उसकी सच्चाई अभी कुछ ही दिन पहले भाजपा की पत्नी ने, जहां तक हम देखिए जो मुख्य मुद्दा
मुद्दा है उससे हम भटक रहे हैं। रवि बिल्कुल मैं आपकी बात, बिल्कुल ये बात का एक अलग टॉपिक है कि लंबी बहस देश भर में छिड़ी हुई है। रवि मेरी बात सुनिए कृपया। जिस तरीके से जो बहस है, अलग मुद्दा इस पर छिड़ा हुआ है, देश भर में बड़ी बहस है, लेकिन आज की जो चर्चा है मैं चाहूंगा उस पर आप जवाब दीजिए। उस पर आप अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो सवाल बताइए, क्या आपके सवाल है? देखिए आप मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था या उच्च शिक्षा व्यवस्था या तकनीकी शिक्षा व्यवस्था या चिकित्सा शिक्षा हुआ, सबसे अच्छे से रूबरू हो। आपको भी पता है कि हकीकत क्या है। जो भाजपा सरकार झूठे वादे कर रही है, जो झूठा दिखावा कर रही है कि मध्य प्रदेश शिक्षा के व्यवस्थाओं में महारत हासिल कर चुका है, महारत हासिल नहीं विफलता हासिल कर चुका है। मध्य प्रदेश में हर एक विश्वविद्यालय का में भ्रष्टाचार है। मध्य प्रदेश के मेडिकल विश्वविद्यालय में अभी नर्सिंग घोटाला हुआ, सीबीआई जांच चल रही है, हाई कोर्ट ने उसमें एफआईआर के निर्देश दिए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कहाँ गए शिवराज सिंह जी? कहाँ गए भाजपा सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग? कहाँ गए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश दुनिया की बातें करते हैं, आपके मध्य प्रदेश में नहीं दिख रही आपको चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था? पिछले 3 सालों से नर्सिंग के छात्राओं की परीक्षा नहीं हुई है, लेकिन छात्र दर दर भटक रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन फिर भी गूंगी बहरी भाजपा सरकार को उनकी समस्याएं नहीं दिखाई देती। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये भाजपा सरकार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करती है, सिर्फ विज्ञापनों पे लाखों रुपए खर्च करती है, सिर्फ दिखावे पे भाजपा सरकार चल रही है। गोदी मीडिया के भरोसे भाजपा सरकार चल रही है। भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ ढोंग एक कर रही है, नई नई झूठी घोषणाएं। मध्य प्रदेश के मामा का नाम घोषणावीर मामा है, वो मध्य प्रदेश में झूठी घोषणाएं करते हैं। उनने पिछले कई सालों से वो घोषणा करते आते हैं, हर मंच पे 1 लाख 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलते, लेकिन हकीकत में 20,000 युवाओं को भी रोजगार नहीं मिला। आयुष जी इस पे बताइए, आपने कहा था 14 अगस्त को 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या रोजगार कैसे देंगे? कोई वैकेंसी नहीं, कोई परीक्षा नहीं, क्या डायरेक्ट रोजगार दे देंगे क्या? ठीक है रवि, ठीक है। देखिए तमाम आपके सवाल है, मैं इसी तरह से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और सवाल है मैं आयुष से प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए आयुष, यही जिक्र हम चाहते हैं कि ये जिक्र हो। मैं जैसा कि मानता हूं कि आप जरूर बीजेपी की जो विद्यार्थी इकाई है आप उसके महामंत्री हैं, लेकिन सरकार से इतर अगर तमाम विकास को लेकर जो दावे हैं, आपके स्टेटमेंट का मैं खंडन करता हूं। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, आप जरूर बीजेपी की विद्यार्थी परिषद की छोटी इकाई के एक मंत्री हैं, लेकिन आप जो छात्रों के मुद्दे हैं उनको बखूबी जानते हैं। आप समझिए मेरी बात, आप समझिए मेरी बात। मैं बीजेपी की इकाई का मंत्री नहीं हूँ। अगर आपको यहाँ पर बीजेपी का व्रत लेना है तो आप मोर्चे से, देखिए मैं वही कह रहा हूँ आयुष, मेरी बात सुनिए एक मिनट, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री हैं तो आप तमाम मुद्दों को जानते हैं। आप सरकार से मैं चाहूंगा कि सरोकार ना रखें, उस जो मुद्दे हैं वो असल में उसमें चर्चा होनी चाहिए। हाँ, मैं विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री हूँ। हमारा संस्कार यही है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, निश्चित तौर पर राजनीति से ऊपर उठ के हम अपने विषय रखते हैं। इसलिए आज जो आप ये मुद्दे ले रहे हैं ये हमारे मुद्दे हैं। बिल्कुल हाँ। आप हमारे प्रेस विज्ञप्तियां देखते रहते हैं निश्चित रूप निरंतर रूप से, जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये सब हमने ही दिए हुए मुद्दे हैं जिस पे आज आप डिबेट कर पा रहे हैं। अगर ये विद्यार्थी परिषद नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि अगर आप देखिए छात्रों के साथ लगातार रहते हैं तो उनके जो मुद्दे हैं चर्चा उसी पे होनी चाहिए। आप ये बताइए क्या एनएसयूआई ने जीवाजी यूनिवर्सिटी A++ ग्रेडिंग किया? ये तो उनको ज्ञात भी नहीं होगा, इस पे कोई बात नहीं करेगा। ठीक है। आज भोपाल में MLB महाविद्यालय A ग्रेडिंग पे है, तो इसका भी तो अपन को बात करनी पड़ेगी। आप ये बताइए शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए काम कौन कर रहा है? हाँ। क्या शिक्षा का सुदृढ़ीकरण ऐसे होगा रेलवे स्टेशनों पे जाके, एयरपोर्ट पे जाके, व्यक्तिगत नारे लगा के, कि कॉलेजों में जाके, विश्वविद्यालय में जाके वहां के प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने? विपक्ष का काम क्या है? अगर ये कांग्रेस तो अपने आप को विपक्ष मानती है, एनएसयू अपने आप को विपक्ष मानती है, तो ये बात करें इनकी क्या भूमिका थी? कोई भूमिका नहीं थी, व्यक्तिगत भूमिकाएं रहती हैं। जो व्यक्तिगत स्वार्थ मिल जाता है, जहां पर समझ में आ जाता है हमें अच्छी लाइमलाइट मिलेगी, वहां जाते हैं, वो मुद्दा उठाते हैं, वापस आ जाते हैं। आप संघर्ष बताइए, ये छात्र संघ चुनाव का संघर्ष कौन कर रहा है आज? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि आपने छात्रों के तमाम मुद्दे उठाए। बिल्कुल आयुष, हम लगातार देखते भी आए हैं कि विद्यार्थी परिषद लगातार मुद्दे उठाती आई है, लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दे हैं, ठीक है, जिस तरीके से जो शिक्षा की फिलहाल स्थिति है, क्या ये जो शिक्षा, उच्च शिक्षा की फिलहाल व्यवस्था है, क्या ये सक्षम है उन युवाओं को नौकरी देने के लिए जो गांव कस्बे से पढ़कर तहसील स्तर पर आगे पढ़ाई करते हैं? क्या उनको नौकरी के लिए ये शिक्षा व्यवस्था बेहतर है? इससे लेकर आप क्या कहेंगे आयुष? देखिए, इम्प्रूवमेंट का स्कोप हर जगह रहता है।
हम ये नहीं बोल सकते कि सरकार बिल्कुल ही निर्लज काम कर रही है, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर हम छात्र संगठन के नाते सरकार के साथ मिलके जो समस्या आ रही हैं, जो कमियां आ रही हैं, हमें उनके पूरक बनना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा किसी एक पार्टी की शिक्षा नहीं है। कोई भाजपा वाले नहीं पढ़ते, कांग्रेस वाले नहीं पढ़ते, आप पार्टी के या सीपीआई के लोग नहीं पढ़ते। ये तो भारत का भविष्य है। हम विद्यार्थी परिषद ही वो संगठन है जिसने बताया कि ये जो छात्र है ये अभी कल का नहीं, अभी तो आज का नागरिक है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा के सुदृढ़ीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। तो हम दलगत राजनीति से उठ के अगर हमें लगता है ये नीति सरकार की ठीक नहीं है तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, और हमें कोई इसका चरित्र प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो 1949 से चला हुआ आ रहा संगठन है, सभी देख रहे हैं। ये आज से नहीं है। अगर आज भी अगर भाजपा की सरकार यहाँ पर पिछले लंबे समय से यहाँ कार्यरत कर रही है, लेकिन फिर भी कई बार आपने ही मुद्दे उठाए हैं जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं। मैं तो फिर बोल रहा हूँ, ये जो स्वीकृत पद थे, आज आप बताइए 1213 स्वीकृत पद है, लेकिन उनमें से सिर्फ 398 भरे हुए हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है आयुष, हम रवि जी से प्रतिक्रिया लेंगे। रवि जी देखिए, जिस तरीके से आयुष जी भी कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे हैं, छात्र संगठन लगातार आवाज बुलंद करते आए हैं और कांग्रेस पर भी सवाल उन्होंने किए हैं कि आप तो विपक्ष हैं, आपको भी सवाल खड़े करने चाहिए थे, जो कि उन्होंने किया है। आयुष जी का ऐसा कहना है। लेकिन इन मामलों को लेकर फिलहाल जो NSUI है, क्योंकि छात्रों को बेहद अच्छे तरीके से छात्रों के बीच में रहते हैं, तमाम मुद्दे समझते हैं, तो इनको लेकर जो तमाम दावे हैं उन पर क्या कुछ एकमत NSUI की राय है, और साथ ही जो आयुष जी ने कहा उन पर भी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि जी। देखिए, आयुष जी कह रहे हैं कि ये छात्रों के मुद्दे उठाते हैं। ये कब दिखे छात्रों के मुद्दे उठाते हुए आपको सड़कों पे? NSUI हर दूसरे तीसरे दिन सड़कों पर उतरकर छात्रों के मुद्दे उठाती है, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा की गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है, छात्रों के मुद्दों पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। NSUI के डेलीगेशन को राजभवन मिलने का समय नहीं दिया जाता, इतनी डरी हुई है भाजपा सरकार। आज मध्य प्रदेश में लगातार शिक्षा व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आप मेरे मित्र बात कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, मैं भोपाल की राजधानी की बात कर रहा हूँ, श्यामला हिल्स की। वहाँ पे SB पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसके बाजू में पुलिस चौकी खुलना चाहिए। गर्ल्स कॉलेज भी है वो, इसके लिए वहाँ पे पुलिस चौकी खुलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे शराब की दुकान खुलवा दी है। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे, वो भी राजधानी में? मतलब अन्य जिलों में तो ये स्कूल कॉलेजों में शराब की दुकानें खुलवाते होंगे, और कई फोटो और वीडियो आए, आपने देखा होगा कि स्कूलों में और कॉलेजों में शराब की बिक्री होती है। तो इस वजह से सरकार की व्यवस्था सुधरेगी, ऐसे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। क्या मध्य प्रदेश की मुद्दे उठाना नहीं है, उन पर अमल होना चाहिए मध्य प्रदेश में। ठीक है रवि, आपका जो सवाल है वो सुरक्षा को लेकर भी है और साथ ही व्यवस्था को लेकर भी। चलिए, बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय इतना ही है। चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया रवि आपका, आयुष आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से तमाम सवाल हैं वो सवाल यथास्थिति पर है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के दावे हैं, चुनावी साल है, महत्वपूर्ण सभी को यह समझना होगा कि जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है, दावे के साथ साथ उतना पैसा खर्च किया जाता है, उतनी व्यवस्थाओं के लिए फंड जारी होता है, लेकिन उसके मुताबिक जो जमीन पर स्थिति है वो नहीं बदलती। वही बिल्डिंग जर्जर हैं, वही प्रोफेसर समय से कॉलेजों में नहीं पहुंच रहे हैं, वही कोर्स पुराने तरीके से चला आ रहा है, जो बच्चे पढ़कर नौकरी पाने में सक्षम नहीं है। ऐसे तमाम सवाल हैं कि इन पर कब काम होगा और चुनाव में ही ये दावे क्यों याद आते हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि जमीन पर चीख चीख कर सरकार से सवाल कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।